नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे समेत कई मंत्री और योग गुरु रामदेव रहे मौजूद। मुख्यमंत्री धामी से खिलाड़ी मानसी नेगी और सूरज पवार ने की मुलाकात। दोनों एथलीट को 1-1 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा। धामी ने की दोनों एथलीट के उज्जवल भविष्य की कामना। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर 16 नवंबर को फैसला। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में लगेगी अंतिम मुहर। सत्र के लेकर सभी प्रक्रियाएं लगभग पूरी। शक्तिमान घोड़े प्रकरण में एक बार फिर से मंत्री गणेश जोशी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। जिला एवं सत्र न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका दायर। सीजेएम कोर्ट में सभी आरोपियों को किया था दोषमुक्त। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी देखकर पर्यटक उत्साहित। अब खबरें विस्तार से। धर्मनगरी हरिद्वार में दिव्य सेवा प्रेम मिशन के द्वारा बनाए गए डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे, उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल सहित स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण सहित कई हस्तियां मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना था कि इस कॉलेज के बनने से छात्रों को काफी सुविधा मिलेगी। दिव्य सेवा मिशन सेवा के काफी कार्य करता है। इसके लिए मैं दिव्य सेवा प्रेम मिशन को धन्यवाद देता हूं। किसान मोर्चा के उत्तर प्रदेश यहाँ पर नर्सिंग और पैरामेडिकल का एक कॉलेज खुलने से यहाँ से जो हमारे प्रशिक्षित होकर बहुत सारे पैरामेडिकल और नर्सिंग के जो छात्र हैं वो निकलेंगे और जो हमारे यहाँ पर बहुत सारे सेवा के कार्य चलते हैं, सरकारी काम चलते हैं, उन सभी में एक बड़ा योगदान इस कॉलेज के खुलने से होगा। मैं इसके उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ। हमारा 65वां नर्सिंग कॉलेज खुल गया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग रहता है। और मैं आशीष भैया को, दिव्य सेवा प्रेम मिशन के संस्थापक आशीष जी को अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं कि वो बहुत अच्छा नर्सिंग कॉलेज वो बना रहे हैं और सरकार की तरफ से जो भी दे उनको सहयोग होगा, हम पूरा करेंगे। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए, जिसके तहत उत्तराखंड के आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को महीने में 1 दिन स्कूलों में जाकर निरीक्षण करने को लेकर फैसला हुआ है। वहीं जिन स्कूलों के भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, उनको ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही 2300 से ज्यादा गेस्ट टीचरों के पदों पर भर्ती का फैसला भी लिया गया। हमारे सभी खंड शिक्षाधिकारी और उप शिक्षाधिकारियों की एक मासिक बैठक हमने यहाँ पर ली थी। इसमें हमने समीक्षा की कि विद्यालयों में कोई पद रिक्त तो नहीं है, पठन पाठन कैसा चल रहा है, छमाही परीक्षा का रिजल्ट कैसा रहा है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाए जाने वाले जो कार्यक्रम है वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और विशिष्ट रूप से जो जर्जर भवनों की सूचना हमने पहले ली थी, चंपावत की घटना के बाद बहुत सारे भवनों को जर्जर घोषित करते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों ने हमें सूचना दी थी। उसमें बहुत ज्यादा संख्या आ रही थी, लेकिन हमने जब निरीक्षण किया तो पाया कि छोटी मोटी मरम्मत के बाद ही भवन ठीक हो सकते हैं, कुछ ऐसे भवन भी है। तो आज हमने निर्देश दिया है कि सभी भवनों को जो जर्जर की सूचना आई है उसको दोबारा से जांच करें और जो भवन हल्के फुल्के रिपेयरिंग से ठीक हो सकते हैं उनको जर्जर की श्रेणी से हटाएं। तो दोबारा से वो सूचना मांगी गई। फिक्की फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियन
की ओर से जापानी दूतावास के सहयोग से आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों के साथ जापान और उत्तराखंड के बीच पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने जापानी प्रतिनिधिमंडल का जापानी भाषा से शुरुआत कर स्वागत किया। धामी ने कहा कि उत्तराखंड भूकंप एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। आपदा प्रबंधन एवं भूकंप रोधी तकनीक के क्षेत्र में जापान राज्य को क्या सहयोग दे सकता है, इस दिशा में प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन, कृषि, हार्टिकल्चर के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। आज जहां हमने इंडस्ट्री के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और आयुष, वेलनेस, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, इन सभी पर जो एक अच्छा कोलैबोरेशन हो सकता है, उन सब पर हमने जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बात करी है। इसके साथ साथ हमने जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, भूकंप रोधी जो टेक्निक है और हर साल आने वाला हमारे यहाँ पर डिजास्टर है, आपदा है, उसके संबंध में भी ज्वाइंट एक उनकी टेक्निक यहाँ पर किस प्रकार से हमारे लिए कारगर हो सकती है, उस पर भी मैंने कहा है कि हम काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी सहमति दी कि आगे बढ़ेंगे इसमें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की रेस वॉक में नेशनल रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाली मानसी नेगी और एथलीट सूरज पवार ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट को 1-1 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की। इधर खेल विभाग की नियमावली के मानकों के अनुसार पदक जीतने वाले पर जो धनराशि दी जाती है, इन दोनों खिलाड़ियों को वह धनराशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट को आगामी खेलों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगे भी राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट के उज्जवल भविष्य की कामना की है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर आगामी 16 नवंबर को फैसला होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 16 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में अंतिम मुहर लगेगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कैबिनेट की मुहर के बाद ही सत्र को लेकर वो कोई बयान देंगे। हालांकि विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और सत्र देहरादून विधानसभा में आयोजित किया जाएगा। हालांकि 16 नवंबर को यह तय होगा कि सत्र कितने दिनों का होगा और कैबिनेट में प्रस्ताव के बाद इसे अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा जाएगा। हमारी कैबिनेट की मीटिंग होनी है, उसमें निर्णय होना है, लेकिन ये मान के चलिए कि जो भी निर्णय विधानसभा के लिए होगा वो 16 तारीख में ही होगा। देहरादून में ग्राम विकास विभाग की समीक्षा बैठक कृषि एवं ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में केंद्र सहायतित योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। गणेश जोशी ने बताया कि बैठक में ग्राम विकास विभाग में चल रही केंद्र सहायतित योजनाओं की समीक्षा के साथ ही पहाड़ों से पलायन रोकने और पहाड़ों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। साथ ही अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ग्राम विकास जो अपने आप में बहुत विभाग है, जिससे कि अधिकांश योजनाएं 90-10 की रेशो में चल रही है। 90% सेंटर देता है, 10% हम देते हैं। उसकी मैंने समीक्षा की और चाहे उसमें मनरेगा हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, PMJSY हो, मेरी गांव सड़क हो। विकासनगर के डाक पत्थर में आयोजित 3 दिवसीय लोक सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता का समापन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सूबे के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता रामशरण नौटियाल सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में जौनसार बावर रवाई और हिमाचल प्रदेश की टीमों ने शिरकत की। इसमें जौनसार बावर की सेंज बमठाड़ की टीम ने बाजी मारते हुए प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि दूसरे पर टिपऊ की टीम रही। शक्तिमान घोड़े प्रकरण में एक बार फिर से गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
देहरादून में आर्मी से रिटायर्ड कर्नल ने शक्तिमान घोड़े प्रकरण में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। इससे पहले पुलिस घुड़सवार ने घोड़े की मौत पर एफआईआर दर्ज की थी। इसमें सभी आरोपियों को सीजेएम कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया था। एक बार फिर इस प्रकरण में रिटायर्ड कर्नल ने जिला एवं सत्र न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है। पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले पक्ष का कहना है कि जिस तरीके से पहले इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है उसमें कुछ साक्ष्य और गवाह रह गए, जिसमें सत्यता खुलकर सामने नहीं आ पाई। ये जो चोटी घोड़ा था शक्तिमान, ये एसआई पद प्राप्त था पुलिस में, और पुलिस में जो एसआई पद प्राप्त था ये, तो इसके चोट लगने के बाद दुर्घटनावश इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका पूरा विचारण चला था माननीय सीजेएम साहब के कोर्ट में, और वहां के बाद पूरा विचारण के बाद जिसमें कुछ खामियां रह गई थी, जिस वजह से सत्य जो है पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं हो सका था, और कुछ सबूतों का, साक्ष्यों का भी अवलोकन होना शेष रह गया था, कुछ गवाह भी शेष रह गए थे, जिससे एक पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है, आर्मी रिटायर्ड एक है, जिन्होंने अपील के लिए मुझसे कहा, और मैंने ये अपील आज योजित की है माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय के, जिससे कि दाखिले के लिए उसे कल की सुनवाई के लिए डेट रखी गई है, और एडीजे 7 साहब के यहाँ कल सुनवाई। खबर हल्द्वानी से है, जहां सर्राफा कारोबारी पर फायरिंग मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोज अधिकारी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही देसी तमंचा, मोबाइल और एक बाइक बरामद की गई है। एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने बताया कि आरोपी मनोज अधिकारी और सर्राफा कारोबारी राजीव वर्मा में पुरानी रंजिश थी। ऐसे में राजीव के ऊपर मनोज ने अन्य बदमाशों के साथ मिलकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया था, जिसके बाद अब पुलिस ने पूरे घटनाक्रम में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं फरार आरोपी जिम्मी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। धाम में बर्फबारी की ताजा तस्वीरें सामने आई, जिसमें बर्फबारी देखकर पर्यटक उत्साहित नजर आ रहे हैं। बर्फबारी के चलते यहां कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। वहीं मौसम केंद्र ने राज्य के पर्वतीय इलाकों के साथ ही मैदानों में भी मौसम के मिजाज बदलने की संभावना जताई थी। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 24 घंटे में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। ऐसा होता है तो मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि राजधानी दून में बादल छाए रहेंगे, कुछ इलाकों में गर्जना के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए इन दिनों प्रदेश सरकार जनता के बीच जाकर उनसे सुझाव मांग रही है। इसको लेकर कोटद्वार बद्रीनाथ रोड स्थित नगर निगम के सभागार में एक महत्वपूर्ण परिचर्चा हुई, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ ही अलग अलग विभागों से आए अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों द्वारा समान नागरिक संहिता को लेकर समिति को अपने सुझाव दिए, जिस पर समिति ने परिचर्चा के दौरान उस पर गंभीरता से मंथन किया। शादी ठीक है, लोगों घटनाओं के लिए फिर पनिशमेंट्स डिसाइड किए गए हैं। अगर ऐसे संबंधों में कोई व्यक्ति रह रहा है, वो समाज, ये कानून की जानकारी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैं अब ये गुजारिश करूंगा कि डेफिनेटली उसका जो इस संबंध में समिति के सदस्य प्रदेश के हर कोने में जाकर लोगों के विचार ले रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग यहाँ भी आए थे और यहाँ लोगों ने खुलकर अपने विचार रखे। आपने अगर पार्टिसिपेट किया आज, तो आपने सुना होगा शादी विवाह के मामले में 2 प्रकार के मत आए। एक ने कहा कि नहीं, 18 और 21 वर्ष की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा मत ये उभर के आया कि नहीं, शादी की उम्र लड़कियों की न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। एक तीसरा मत भी आया था जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, लड़कों की उम्र 25 साल और लड़कियों की उम्र 21 साल होनी चाहिए। तो ये विचार हमारे सामने कई प्रकार के आए। सक्सेशन, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट्स में भी लोगों ने अपने विचार रखे।
संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत आगामी 18 नवंबर को किच्छा पहुंचेंगे और इंट्राक कंपनी कर्मचारियों के 455 दिनों से चल रहे आंदोलन में शिरकत करेंगे। वहीं महापंचायत को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। महापंचायत है वो कामयाब हो सके, उसके लिए हम सब लगे हुए हैं। किस किस तरीके से लंगर कहाँ से आएगा, ट्रालियाँ कितनी आएंगी, कहाँ से आएंगी, ये सब प्रोग्राम हमारा बन रहा है। हम अब आर पार की लड़ाई होगी हमारी। ये गरीब बेचारे 500 दिन से बैठे हुए हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। प्रशासन के साथ हमने बात करी है, वो भी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कह रहे आ रहे तो आने दो। ये एडीएम साहब के ये वर्ड हैं कि टिकैत साहब आने दो, कोई बात नहीं। अब टिकैत साहब यहाँ आ गए ना तो पता चलेगा फिर क्या होगा। किसान और मजदूर एक हैं, अगर इनकी पीड़ा है तो हम इनके साथ हैं, हमारी कोई पीड़ा होगी ये हमारे साथ हैं। 18 तारीख को हम यूपी में और ये उत्तराखंड में जितने भी हमारे किसान हैं और मजदूर हैं सब आएंगे यहाँ पर, और ट्रालियाँ जो एक आध दिन पहले भी आके खड़ी हो जाएगी यहाँ पर। प्रशासन से भी बात की पड्डा जी ने, तो उन्होंने कोई ऐसी निपटाने वाली बात नहीं की। वो बहुत दिन हो गए इनको बेचारों को, 500 दिन हो गए, थोड़े नहीं होते। तो अब ये है कि अगर आर पार की लड़ाई है और 18 तारीख हमारी लास्ट है। रामनगर का विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन पर्यटकों के भ्रमण के लिए खोल दिया गया है। अब पर्यटक इस जोन में डे विजिट के अलावा रात्रि विश्राम भी कर सकेंगे। स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने पर्यटकों के कैंटर वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि बरसात के दौरान 15 जून को हर वर्ष ढिकाला जोन बंद कर दिया जाता है और 15 नवंबर को इसे खोला जाता है। जो हमारा प्रमुख जोन है ढिकाला जोन, ये आज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। आज से पर्यटकों का आवागमन यहाँ शुरू हो जाएगा। सारी तैयारियाँ हमारी पूरी हैं। ढिकाला जोन में बहुत अच्छी बाघों की संख्या भी है। साइटिंग्स पे भी अभी मैं कुछ दिन पहले भी ढिकाला गया था और 2 दिन पहले भी वहाँ था, तो बहुत अच्छी तैयारियाँ हमारी हैं। इसके साथ साथ जो बुकिंग्स की बात है वो सभी बुकिंग्स हमारी फुल हो चुकी हैं। अभी 4 कैंटर्स सवेरे जो हैं ये सफारी में जाएंगे। इसके अलावा 8 जिप्सियाँ भी आज सवेरे सफारी के लिए जाएंगी। बहुत अच्छा लग रहा है और बेसिकली जंगल देखने की एक्साइटमेंट है। जंगल तो बहुत देखे हैं, सरिस्का देखा है, बहुत सारे जंगल देखे हैं, बट जो ढिकाला जोन है उसका नेचर अलग ही है। वो अपने आप में भी उसकी फ्लोरा फौना भी अलग है और टाइगर देखने की एक्साइटमेंट तो बेसिकली है ही, पर उसके अलावा भी नेचर जो है वो देखने की खुशी अलग है। पौड़ी में मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज की अध्यक्षता में जनपद के 15 ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारियों और उप शिक्षा अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज द्वारा विद्यालयों में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ली गई। आयोजित बैठक में विद्यालयों में मौजूद रिक्त पदों, पठन पाठन व्यवस्था, परीक्षा परिणामों, समग्र शिक्षा के तहत चलने वाले कार्यक्रमों और जर्जर विद्यालय भवनों की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। खंड शिक्षाधिकारी और उप शिक्षाधिकारियों की एक मासिक बैठक हमने यहाँ पर ली थी। इसमें हमने समीक्षा की कि विद्यालयों में कोई पद रिक्त तो नहीं है, पठन पाठन कैसा चल रहा है, छमाही परीक्षा का रिजल्ट कैसा रहा है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाए जाने वाले जो कार्यक्रम है वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और विशिष्ट रूप से जो जर्जर भवनों की सूचना हमने पहले ली थी, चंपावत की घटना के बाद बहुत सारे भवनों को जर्जर घोषित करते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों ने हमें सूचना दी थी। उसमें बहुत ज्यादा संख्या आ रही थी, लेकिन हमने जब निरीक्षण किया तो पाया कि छोटी मोटी मरम्मत के बाद ही भवन ठीक हो सकते हैं, कुछ ऐसे भवन भी हैं। तो आज हमने निर्देश दिया है कि सभी भवनों को जो जर्जर की सूचना आई है उसको दोबारा से जांच करें और जो भवन हल्के फुल्के रिपेयरिंग से ठीक हो सकते हैं उनको जर्जर की श्रेणी से हटाएं। तो दोबारा से वो सूचना मांगी गई। प्रेम प्रसंग में परिजनों ने नाबालिग बेटी की शादी से इनकार किया तो प्रेमी नाबालिग को बाइक पर बैठाकर फरार हो गया। बेटी लापता हुई तो मामला पुलिस के पास पहुंचा। आईडीपीएल चौकी प्रभारी चिंतामणि ने मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद 2.5 महीने बाद आरोपी को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कब्जे से नाबालिग को पुलिस ने सकुशल मुक्त कराया है। आरोपी की पहचान पिंटू निवासी श्यामपुर के रूप में हुई है।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।